माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। माँ गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की तरफ से मेरठ की इस बलिदानी भूमि को सलाम पेश करता हूं, स्वीकार करें। आदरणीय आदित्य यादव जी, अमित भैया यहां बैठे हैं। आप सबने थोड़ा बहुत सुन भी लिया है, उसके बावजूद मैं 6 पंक्तियां जिन्होंने पहले सुना, आपसे दुगनी ऊर्जा चाहूंगा, क्योंकि जिस मंच पर अरुण जेमनी साहब बैठे हों, इतने बड़े हमारे कविता और शायरी के शिखर बैठे हों, वहां ये तो नहीं कहता कि मैं कोई कवि हूं, कोई शायर। 6 पंक्तियां अपना परिचय दे रहा हूं। मेरा इम्तिहान आपका दोनों का है। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और भारत हमारा कब चीखता है? सबसे पहले इस प्रदेश के 2 नेता यहां बैठे हैं, आदित्य भाई बैठे हैं। आपका सम्मान इसलिए करता हूं क्योंकि वीर रस का कवि खड़ा है, उसके बावजूद आप इतनी अदब के साथ सुन रहे हैं, क्योंकि आईने के सामने बैठने की हिम्मत सिर्फ उन्हीं की होती है जिनके चेहरे पर कोई दाग नहीं। क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छे, अपूर्व। और मैं कड़वा से कड़वा पढ़ूंगा राजनीति पर, क्योंकि ये हुजूम जो है ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान हमारा कब कब चीखता है सर? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ते बढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को, न्यूज चैनलों ने भी जब राग दरबारी सीखा है, तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। बहुत अच्छे भाई, वाह, बहुत अच्छे। तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। जब मैं यहां मैं कहता हूं, इसका मतलब जेमिनी साहब हमारे बड़े भाई, हमारे सब शायर होते हैं। कविता क्या चीज है और क्यों हमें इंकलाबी लहजे की शायरी करनी पड़ती है? अरे जब भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई हैं, जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, जब अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर तेज ज़बां को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है, और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है। बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। बहुत अच्छे भाई, वाह। बागी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। और क्या है हमारा देश? आदरणीय ये सरकार 7 साल पुरानी है, ये पार्टी 30-35 साल पुरानी, ये विपक्ष 1 साल 125 साल पुराना, लेकिन भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। आपको ये अपने जहन में डालना होगा कि जब पूरी दुनिया के पास अक्षर ज्ञान तो छोड़िए चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचनाएं कर दी थी। सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। और तो और इस धरती की कोख से निकला एक पत्थर, जिसे हम कोहिनूर कहते हैं,
उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, जो अभी भाई ने गुनगुनाया, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे भाई बापुर, बहुत अच्छे। और हिंदुस्तान क्या है? आज नफरतों की फसलें बोने का दौर चला है। और अमित भाई, अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं तो अपने साथियों को एक बात जरूर कहिएगा, और ये तमाम कवि कुल अपने दोनों नेताओं से विनती कर रहा है कि हमारे राजनेता शहीदों का सम्मान करें या ना करें, पर शहीदों का अपमान करने की इजाजत उनको मत दीजिए। क्या बात है भाई, बात। ये भूमि क्या है? मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। बहुत अच्छे भाई बापुर, बहुत अच्छे। और किसने अधिकार दे दिया आपको कि आप दो भाइयों को लड़ा दें? कहा जाता है आज एक कौम गद्दार हो गई है। मुझे क्षमा करेंगे पर ईमान मजमे के लोग यहां बैठे हैं, और मैं एक हिंदू मां का बेटा हूं, पर इतना जरूर जानता हूं कि कुरान में लिखा है, अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप अपने वतन की मिट्टी से वजू कर लें तो भी नमाज कबूल हो। क्या बात है भाई बापुर, बहुत अच्छे। और आजादी का इतिहास पलट कर देख लीजिएगा, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी। उनसे पूछा गया, आपने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया? बोले पठान भाग रहे थे इसलिए हमें गोली चलानी पड़ी। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने आगे बढ़कर कहा था कि अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पर गोली दिखा दे तो मुसलमान आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। मुझे माफ करेंगे, पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली, और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पर खाई थी। लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, उनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। भूल गए उनके कारण कब्र बनाई जाती है और कहीं शमशानों में चिता जलाई जाती है। कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गए, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गए। गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या तंज कराया। तो अब मैं उनसे डरकर उनका जयगान कहना शुरू करूं, गद्दारों को गद्दार नहीं सुल्तान कहना शुरू करूं? वो कहते हम सच्चे हिंदू तुलसी का संवाद हैं, कोई कहता सच्चे मुस्लिम कलाम की औलाद हैं। अरे मत समझो तुमको तुलसी या कलाम लिखूंगा, कत्ल करोगे तो कातिल तुम्हारा नाम लिखूंगा। बहुत अच्छे भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। और किसने अधिकार दे दिया इनको, किसने हक दे दिया इस मिट्टी को बर्बाद करने का? मुझे माफ करेंगे पर हमारा इतिहास पढ़ाता है, आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं हुआ था, कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज मान नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और मां ने गोली खाई थी। बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। बहुत अच्छे भाई वाह, क्या बात है। और हम उन कुर्बानों को बांट देंगे
मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु जब तक ये मंच सुहागन है ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, 15, 16, 17 साल के लोग। आप इन्हें पार्टियों के झंडे पकड़ाएं, मजहब के झंडे मत पकड़ाएं। मैं 4 पंक्तियां, भूल जाइएगा आज की शाम मुशायरे में क्या पढ़ा जाएगा, क्या कहा जाएगा। 4 पंक्तियां प्रेम जी प्रेम साहब ने कहीं लिखा, अपनी ही उड़ान को संभाल लो जरा। एक दौर आया जब हम सुनने लगे, कोई कहता था माँ कसम खाई है मंदिर यहीं बनाएंगे, और वहां से छोटे छोटे बच्चे कहते थे कि अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, क्षमा करेंगे ये हमारी परंपरा नहीं है। अपनी ही उड़ान को संभाल लो जरा, दूसरे की चाल पे तनकीद ना करो, जिससे बैर फैलता हो भाई भाई में, ऐसी होली दिवाली या ईद ना करो। आग जो लगाते हैं हमारे गांव में, उनसे देशभक्ति की उम्मीद ना करो, और गलियारे के पालतू बबूलों के लिए इन क्यारी के गुलाबों को शहीद ना करो। गलियारे के पालतू बबूलों के लिए। और अंत में वक्त कितना, एक वक्त सारा आपका है। स्वागत पढ़ो। नहीं, मैं स्वयं चाहता हूं यहाँ पे हमारे हिंदी कविता के वो शिखर बैठे हैं जिनको सुनने के लिए लोग पूरी पूरी शबें अपनी आंखों में गुजार देते हैं। अरुण जैमिनी साहब, हमारे कुशल भैया और तमाम बड़े लोग बैठे हैं। मैं चंद पंक्तियां और आपसे रुखसती चाहता हूं। स्वागत भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। देखिएगा, ये बलिदानों का देश है और कौमी एकता की पराकाष्ठा, कौमी एकता की परिभाषा क्या हो सकती है, क्या होती है। कहा जाता है वीर रस का कवि, लोग सोचते हैं किसी एक दल एक संघ के तरफ से बोलेगा। कहा जाता है इनकलाबी लहजे का शायर, लोग समझते हैं किसी एक कौम के नुमाइंदगी की बात करेगा। माफ करेंगे, कविता और शायरी क्या चीज है। हम कितनी भी कोशिशें कर लें, हम अरुण जैमिनी साहब और राहत इंदौरी साहब को बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि हृदय कवि का रहा सदा मुसल्लफे ईमान। कविता हिंदू नहीं है ना गजल मुसलमान। ये बात अपने जहन में रखिएगा। और ये शायरी, ये कविता, ये वतन परस्ती जब मिलती है तो हिंदुस्तान के इतिहास में एक पन्ना आता है। 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में अंग्रेजों की गिरफ्त में थे। वहां अंग्रेजों के किसी एक चापलूस ने उनकी चापलूसी करते हुए जफर के नाम 2 पंक्तियां लिखी और उनको सुनाई। कहा दमदमे में दम नहीं है, दमदमा कहते हैं हथियार खाने को, आर्सेनल को। दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। इतने में उस 88 साल के बूढ़े शायर ने जो जवाब दिया, मेरे लिए मेरे मुल्क में मुसलमान भाइयों के ईमान का प्रमाण है। उन्होंने कहा आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बूढ़ रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। बहुत अच्छे भाई, वाह क्या बात है। और हमारे ईश्वर हैं राम, हमारे भगवान हैं, हमारे खुदा हैं, जिनको आपके मजहब के भी शायर ने कहा इमामे हिंद, उनके नाम पर हम किसी का कत्ल कर देंगे, इससे बड़ा अपमान ईश्वर का हो नहीं सकता। और राम क्या है? आधुनिक लेखक हैं विनोद रस्तोगी, उन्होंने कहीं लिखा कि जब लंका की तरफ पुल का निर्माण हो रहा था तो पत्थरों पर राम लिखा जाता था और पत्थर तैर जाते थे। ये बात जब लंका में मालूम चली तो लंका की प्रजा भी रावण के पास पहुंची, बोली सुना है उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हम पर आक्रमण करने वाला है, आप भी अपने नाम के पत्थर तैरा के दिखाएं। रावण समंदर के तट पर गया, उसने पत्थर पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और पत्थर तैरा। जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछ लिया, कहीं कि स्वामी मैं जानती हूं आपको पत्थर तैराने की कला तो नहीं आती, वो पत्थर तैरा तो तैरा कैसे? रावण ने रोते हुए जवाब दिया कि प्रिय मैं भी जानता हूं मुझे पत्थर तैराना नहीं आता, मैंने पत्थर पे रावण लिखा
उसे पानी में छोड़ा और धीरे से कह दिया, तुझे राम की कसम जो डूबा। ये चरित्र है राम का, और उस राम के नाम पर हम एक दूसरे का कत्ल करेंगे, मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा हिंदुस्तान में तो कम से कम मुमकिन नहीं है। और इसलिए आखिरकार 4 पंक्तियां मैं नहीं जानता कितनों को पसंद आएंगी कितनों को नहीं, परंतु यदि अरुण जेमनी साहब इस मंच पर उपस्थित हैं तो कविता के नाम पर केवल 4 पंक्तियां हैं मेरे पास। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है, अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। ये हिंदुस्तान है। हम अपने ऋषियों को और अपने पैगंबरों को नहीं बांट सकते हैं। और तब कहीं मुझे याद आता है एक मुशायरा हुआ और इसी सच्चाई की हिफाजत में एक कविता शहीद हुई। मुझे लगा कि सामने की पंक्ति में बैठे लोगों को देखकर पंक्तियां बदल देनी चाहिए। 5 रूलिंग पार्टी के सांसद बैठे हो, कुछ और पढ़ देना चाहिए। पर तब मेरी लेखनी मुझसे बोल पड़ी, मुझे मेरे लहजे में लौटाइएगा कि तूफान रुके रुके हैं लश्कर धार, कलम की रुकी नहीं। और तख्त झुके, झुकी रियासत, कविता कभी पर झुकी नहीं। तू सारथी साहित्य का है, कर्म को अंजाम दे। बोल रहा है सच अगर ज़बां को ना लगाम दे। कविता तेरी हुक्मरां का कोई बिका फरमान नहीं है। तू बगावत का शोला, दरबारी दस्तरखान नहीं है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और अंत में आखिरी पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं और आपसे रुखसती चाहता हूं। किसी सफ़े पर किसी कलम से किसी ताज को नमन नहीं है। रावण द्वारा चलता हो तो राम राज को नमन नहीं है। मैं वो शायर हजरात नहीं हूं जो फिरौन के आगे सर झुका दे, या जालिम बैठे सिंहासन पर तो जालिम को ही खुदा बता दे। कवि खुददार रहेगा तब तक जब तक सूरज में आग रहेगी। विरुद्धावलियों के रंग न चढ़ेंगे, लेखनी बेदाग रहेगी। वार सब स्वीकार करेगी, वार सेना बच लिखेगी। या तो मेरी सांस रुकेगी या कलम बस सच लिखेगी। और 2 पंक्तियां जनता की तरफ से अपने नेताओं को सूचित करना चाहता हूं, पूरे अदब के साथ, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ, कि जनता जब जब जागी है दौरे कयामत करती है। ताज छीन कर तख्त गिराकर नीलाम निजामत करती है। जय हिंद, जय भारत।